हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो एमए और एमएससी फाइनल में अपन क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी में आज एक नए टॉपिक के साथ अपन क्लास की जो शुरुआत कर रहे हैं। आज के वीडियो में जो अपने पास में जलवायु विज्ञान और समुद्र विज्ञान में कोरल रीफ के बारे में, परवाल भित्तियों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि परवाल भित्तियाँ क्या होती हैं और इनके लिए जो विकास के लिए अनुकूल जलवायु दशाएं कौन सी हैं। तो आज के वीडियो में अपन जो परवाल भित्तियाँ क्या होती हैं और इनका निर्माण कैसे होता है और इनके विकास के लिए अनुकूल दशाएं कौन सी हैं। तो सबसे पहले परवाल भित्तियों का अपन एक बार परिचय अपन देख लेते हैं कि परिचय यानी परवाल भित्तियों का निर्माण किस प्रकार से होता है। जो अपने महासागर हैं, मुख्य रूप से जो परवाल भित्तियों का कोरल जो रीफ है अपने पास में, इनका निर्माण कहाँ होता है? महासागरों में होता है। महासागरों के जो तटीय भाग होते हैं, समुद्र तटीय जो भाग होते हैं, छिछले जो चबूतरे होते हैं, द्वीप होते हैं, उनके तटीय भागों के पास में जिनसे उनको बेस उनको मिल सके, आधार उनको मिल सके, तो ऐसे जगहों पर परवाल भित्तियों का विकास होता है। अब अपन जो परवाल भित्तियाँ होती क्या है? महासागरों में अनेक जीव जंतु पाए जाते हैं। उनमें अपने पास में जो घोंगा हैं, ऑक्टोपस हैं, घड़ियाल हैं, मछलियाँ यानी समुद्रों में अनेक जो मछलियाँ अपने पास में माइक हैं, जेली हैं, हेरिंग हैं, कॉड हैं, साल हैं, सानमन हैं, व्हेल मछलियाँ, ऐसी बहुत सारी जो हैं जीव जंतु हैं, वनस्पतियाँ हैं, वो महासागरों में पाए जाते हैं। उन्हीं वनस्पतियों में, जीव जंतुओं में, महासागरों में एक परवाल या मूंगा पाया जाता है। परवाल कीड़ा या मूंगा पाया जाता है। ये भी एक क्या है? समुद्री जीव है। क्या है? समुद्री जीव हैं। कौन? परवाल, कीड़ा या मूंगा। जैसे महासागरों में बहुत सारे अपने पास में जो जीव जंतु हैं वो पाए जाते हैं, उसी प्रकार से जो महासागरों में परवाल, कीड़ा या मूंगा पाया जाता है, जिसे अपने क्या कहते हैं? समुद्री जीव कहते हैं। ये जो जीव हैं एक प्रकार से अपने पास में निष्क्रिय होता है, यानी कि कैसा होता है? निष्क्रिय जीव होता है। कौन सा? परवाल या जो कीड़ा है वो कैसा होता है? निष्क्रिय जीव हैं, और जहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है वहीं पर इसका विकास होता है और वहीं पर ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी कि कैसा जीव है? निष्क्रिय जीव हैं, जहाँ पर इसका विकास होता है और वहीं पर उसकी वृद्धि होती है और वहीं पर उसको क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। वो अपने पास में ऐसा परवाल, कीड़ा या मूंगा जो समुद्र जीव हैं। अब इसकी बात करते हैं शारीरिक संरचना, यानी कि जो संरचना जो है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, शारीरिक संरचना है, वो कैसी हैं? कोमल है। कोमल हैं और स्पंज के समान है। कोमल है और कैसी हैं? स्पंज के समान इस परवाल या मूंगा की क्या पाई जाती है? शारीरिक संरचना पाई जाती है। इसका जो रंग है पीला, हरा, लाल, बैंगनी और सफ़ेद होता है। रंग कैसा? पीला, हरा, लाल, सफ़ेद और बैंगनी इसका रंग होता है। शरीर इसका कोमल और स्पंज के समान होता है। ये जो परवाल हैं, ये या मूंगा हैं, ये अपने शरीर की जो सुरक्षा करने के लिए, शरीर की सुरक्षा करने के लिए एक जो घरौंदा बनाता है। क्या बनाता है? घरौंदा बनाता है। और ये जो घरौंदा जो बनाता है, परवाल जो क्या बना रहा है? घरौंदा बना रहा है। उस घरौंदे में कैल्शियम कार्बोनेट से बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट किससे बना रहा है? कि ये जो अपना कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनाता है? घरौंदा बना रहा है अपना शरीर की सुरक्षा के लिए। शरीर कैसा है? कोमल, स्पंज के समान है, जिसकी सुरक्षा के लिए घरौंदा बनाता है। वो किससे बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा ये अपना घरौंदा बनाता है और उसी में इसका विकास होता है। यानी इस कैल्शियम जो कार्बोनेट वाला है उसी में इसका विकास होता है। और जब ये मरते हैं तो यानी जब ये जीव मरते हैं तो जमा होकर एक विशिष्ट प्रकार की रचना करते हैं।
यानी कि इस कैल्शियम कार्बोनेट का जो इनका घरोंदा है उसी में इनके क्या हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, जीव मर जाते हैं। जब ये जीव मरते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार की रचना करते हैं जो दीवार की भांति अपन को दिखाई देती है। यानी समुद्र के जो तट के पास में अपन को दीवार की भांति क्या दिखाई देती है, संरचनाएं अपन को दिखाई देती हैं। ये जो संरचना है, इन संरचनाओं को ही अपन क्या कहते हैं, परवाल भित्तियां कहते हैं। तो परवाल भित्तियों की जो संरचना है किससे बनी हुई है, अपने पास में कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई, चूने से बनी हुई अपने पास में संरचना है, जो मूंगे के द्वारा, परवाल जो समुद्री जीव है, कीड़े के द्वारा बनाई जाती हैं अपने शरीर की सुरक्षा के लिए। क्योंकि परवाल या कीड़े का जो शरीर है, मूंगे का जो शरीर है, वो कोमल स्पंज के समान होता है। इस परवाल भित्ति के निर्माण में अन्य जो समुद्री जीव हैं उनका भी योगदान रहता है, लेकिन सबसे अधिक जो योगदान होता है वो किसका होता है, परवाल का होता है। इस वजह से इसे परवाल भित्ति के नाम से, यानी परवाल की जो दीवार है परवाल भित्ति के नाम से उसको जाना जाता है। इसके अलावा परवाल के अलावा जो समुद्री जीव जो इसके निर्माण में जो योगदान देते हैं उनमें फोरामिनीफेरा, मोलास्का, इसके अलावा अपने पास में जो है वो है नूलीफोरम, शैवाल और निकइडर्म। ये जो अपने पास में जो है शैवालों के निर्माण में अन्य जो समुद्री जो अपने पास में जीव हैं वो भी उसमें योगदान दे रहे हैं। यानी कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि परवाल जो भित्तियां हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती हैं, जिसमें समुद्री जीव जो परवाल है, मूंगा है, वो अपना जीवन व्यापन करता है। अब उसके बाद में परवालों के विकास के लिए जो अनुकूल जलवायु दशाएं कौन सी, ये तो हो गई अपने पास में परवाल भित्तियां। अपन किसे कहते हैं कि जिसमें अपने समुद्री जो कीड़ा है, मूंगा है, वो अपने शरीर की सुरक्षा के लिए कैल्शियम कार्बोनेट के जो घरौंदे बनाते हैं उसी में वो जीव मर जाता है, और उसके बाद में उनसे बनी हुई जो संरचना है जो दीवार की भांति अपन को दिखाई देती है उसको अपन परवाल भित्तियां कहते हैं। तो किसकी बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट की। अब उसके बाद में अपन बात परवाल भित्तियों के जो विकास के लिए अनुकूल दशाएं, परवाल भित्तियों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं, यानी कि अनुकूल कौन सी दशाएं हैं जहां पर परवाल भित्तियों का विकास होता है, या अपन कह सकते हैं कि ऐसी जो परवाल की जो दीवारें हैं वो या परवाल भित्तियां हैं उनका विकास कहाँ होता है। उसके लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं तापमान। पहला पॉइंट अपने पास में क्या आ रहा है, तापमान। इन परवाल भित्तियों के विकास के लिए वर्ष पर्यंत यानी साल भर उच्च तापमान होना चाहिए, यानी कि अधिक तापमान की इनमें आवश्यकता होती है। अगर अपन मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होनी चाहिए। औसत अगर अपन तापमान की बात करें कि परवाल भित्तियों के विकास के लिए औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि अपने 18 डिग्री और 22 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसी कारण परवाल छिछले चबूतरों पर और द्वीपों के किनारे, इसी कारण भाई कितना टेम्परेचर हो गया, 18 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के कारण जो परवाल हैं वो अपने पास में छिछले का मीन्स हो गया कम गहरे समुद्रों में, और साथ में द्वीपों के किनारों पर या अपन कह सकते हैं इनके अलावा अर्ध उष्ण कटिबंधों में, और साथ में अपने पास में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश
30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के आसपास इस प्रकार की अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं जहां पर परवाल विकसित होते हैं। तो तापमान की भूमिका क्या रहेगी कि मिनिमम 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है, वहां पर परवाल भित्तियों का विकास होता है। ठंडे प्रदेशों में परवाल भित्तियों का विकास या ठंडे जो अपने महासागरीय तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर परवाल भित्तियां विकसित नहीं हो पाती है। इसके लिए जो अपने मुख्य जो क्षेत्र हैं जहां पर 18 से 22 डिग्री एवरेज जो टेम्परेचर पाया जाता है वो छिछले समुद्रों में, द्वीपों के अपने पास में किनारों पर, तटीय भागों में, अर्ध उष्ण कटिबंध जहां पर ना तो ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो न ज्यादा हाई हो, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी न हो और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी न होने चाहिए। और साथ में 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य जो अपने पास में 18 से 22 डिग्री सेल्सियस एवरेज जो टेम्परेचर पाया जाता है वहां पर परवाल भित्तियों का विकास होता है। नंबर 2, सागरों की अपन बात करते हैं गहराई, यानी कि सागरीय जल की गहराई। सागर जल की गहराई, यानी कि जो सागर के जल की जो गहराई है वो भी परवाल भित्तियों के विकास के लिए अनुकूल होती हैं। यानी कि सामान्यतः परवाल सागर उसी गहराई में जीवित रह सकता है, यानी कि सामान्यतः जो परवाल है वो उसी गहराई में जीवित रह सकता है। कौन सी गहराई में? जहां पर ऑक्सीजन और तापमान आसानी से पहुंचता हो। ऑक्सीजन और तापमान, तो अपने पास में परवालों के विकास के लिए क्या आ गया? ऑक्सीजन और तापमान। तो जल की गहराई में सामान्यतः जो परवाल हैं वहीं पर विकसित होते हैं, उतनी ही गहराई पर विकसित होते हैं जहां पर परवालों के विकास के लिए क्या चाहिए अपन को? ऑक्सीजन और तापमान की जो पाई जाती हैं उसके बाद में, यानी कि जहां पर ये आसानी से मिलते हैं। तो वो गहराई है अपने पास में 20 मीटर से लेकर 60 जो मीटर की जो औसत गहराई है वहां तक परवाल भित्तियों का विकास होता है। उससे अधिक जो गहराई पर जाने पर अपने पास में जो परवाल भित्तियों के विकास के लिए जो अपने पास में दो प्रमुख तत्व हैं, ऑक्सीजन और तापमान। तो इस 20 और 60 मीटर की गहराई पर जाने के बाद में ऑक्सीजन और तापमान की कमी होने की वजह से परवाल भित्तियों का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए परवाल भित्तियों के विकास के लिए ऑक्सीजन और तापमान के साथ में चूने के जो तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए जिससे कि परवाल भित्तियों का विकास हो सके। उसके बाद में अपने पास में सागरीय अवसाद। यहाँ पर जो अवसाद का जो मीन्स है वो अपने पास में है, जिसको अपन कह सकते हैं कचरा या जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके लिए अपन कौन सा शब्द काम में ले रहे हैं? अवसाद। तो सागरीय जो अवसाद हैं वो सागरों में जो कचरा या अवसाद ले जाने का जो काम करती हैं वो करती है नदियाँ। इसलिए नदियों के जो मुहाने होते हैं, नदियों के मुहाने कौन से होते हैं? जहाँ से नदियाँ सागरों में प्रवेश करती हैं वो नदियों का मुहाना कहलाता है। तो वहाँ पर जो है नदियों के मुहाने पर इस अवसाद की वजह से वो जो अपना सागरीय जो पानी है वो मटमैला हो जाता है, यानी गंदा हो जाता है, जिस वजह से जो अपने पास में परवाल भित्ति के ऊपर का जो छिद्र है, पोलिप हैं, वो बंद हो जाता है। उस पोलिप के बंद होने की वजह से अंदर जो अपना मूंगा या परवाल कीड़ा या जो है वो उसके अंदर मर जाता है। इस वजह से वहाँ पर परवाल भित्तियों का विकास नहीं हो पाता है। यानी और साथ में इस जो अपन सागरीय अवसाद की वजह से उस पानी में, यानी पानी का जो गंदा हो गया, मटमैला हो गया, उसकी वजह से सूर्य का जो प्रकाश है या अपन कह सकते हैं कि तापमान भी ज़्यादा गहराई तक नहीं पहुंच पाता है। साथ ही ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। चूना भी यानी कैल्शियम कार्बोनेट भी वहाँ पर कम पाया जाता है। इस वजह से वहाँ पर परवाल भित्तियों का विकास नहीं हो पाता है। तो जो सागरीय अवसाद हैं
जो नदियों के द्वारा सागरों में विसर्जित किए जाते हैं, वहाँ इन सागरीय अवसादों की वजह से भी प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं होता है। इसी का अपोजिट अपन कर लेते हैं स्वच्छ सागरीय पानी, यानी कि सागरीय जल की साफ सुथरा अगर पानी है, ये कहाँ पर मिलेगा? जैसे अपने पास में अवसाद वाला मटमेला गंदा जल नदियों के मुहाने के पास में मिलता था, तो उससे उस मुहाने से थोड़ा सा आगे जो निमग्न ढाल वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो अपना स्वच्छ और ताज़ा जल मिलेगा, जिस वजह से वहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है, ऑक्सीजन की मात्रा है, वो अपने पास में 20 से 60 मीटर की गहराई में आराम से पहुँच जाएगी। साथ में उसमें जो खारापन है वो भी कम पाया जाएगा, जिस वजह से उसमें जो चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट है, वो प्रचुर मात्रा में पाए जाने की वजह से जो स्वच्छ जल और सागरीय जल वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर प्रवाल भित्तियों का विकास सही तरीके से होगा। उसके बाद में सागर जल का खारापन, सागर जल का खारापन, यानी कि जो सागरों का जो जल है वो औसत रूप से खारेपन, यानी कि सागरीय लवणता की अगर बात करते हैं तो अपने पास में सागरीय जो औसत एवरेज अपने पास में सागरों का जो खारापन है वो 35 क्वांटम है, यानी कि 35% के आसपास इसमें सागरों में खारापन पाया जाता है। ये इनका क्या है? एवरेज है, औसत है। औसत रूप से इनमें खारापन पाया जाता है, लेकिन इससे अधिक जब खारापन हो जाता है, यानी कि इसमें लवणता की मात्रा बढ़ जाती है, तो लवणता की मात्रा बढ़ने से उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती हैं। और प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए ही अपने पास में क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए, और वही अपने पास में खारेपन की वजह से क्या हो गया? समाप्त हो गया है। इस वजह से जो औसत रूप से जो अपने खारे जो सागरीय जल हैं, वहाँ पर जो चूना है शीघ्रता से समाप्त होने की वजह से वहाँ पर प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं हो पाता है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है अपने विशेष सहयोगी वनस्पति, यानी कि प्रवालों के विकास के लिए विशेष सहयोगी वनस्पति। छठा जो पॉइंट है वो है विशेष सहयोगी वनस्पति। ये कौन सी वनस्पति हैं ऐसी जो प्रवालों के विकास के लिए अपने पास में योगदान देती हैं? महासागरों में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसका अपने पास में जो नाम है वो है अपने पास में सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस ये प्रवालों के विकास के लिए एक अपने पास में सहयोगी वनस्पति है। उसका नाम क्या है? सिम्बियोसिस वनस्पति है, जो महासागरीय जल में पाई जाती हैं और जो सागर अपने प्रवालों के विकास में, प्रवाल भित्तियों के विकास में अपना योगदान देती हैं। क्यों? इसका क्या काम है? क्यों ये अपने प्रवालों के विकास में सहायता करती है? क्या कार्य हैं? प्रवालों के विकास के लिए, जीवन के लिए सजीव है तो क्या चाहिए अपन को? ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यक होती है। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। प्रवाल जो अपने श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को उत्सर्जन करने का काम करते हैं। तो सिम्बियोसिस जो वनस्पति हैं वो प्रवालों के द्वारा उत्सर्जित की गई जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं, कार्बन डाई जो ऑक्साइड गैस हैं उसका तो क्या करती हैं? श्वसन के रूप में काम में लेती हैं, और जो O2 है अपने पास में ऑक्सीजन है उसको उत्सर्जित करती हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रवाल के द्वारा जो उत्सर्जित की गई CO2 को अवशोषित करके उसको ऑक्सीजन में बदलने का काम करती है सिम्बियोसिस नामक वनस्पति। तो महासागरों में जहाँ सिम्बियोसिस नामक वनस्पति पाई जाती है, जो CO2 को ग्रहण करके O2 का बदलने का काम करती है, वहाँ पर प्रवाल भित्तियों का विकास होता है। इसके बाद में छिछले सागर एवं द्वीप। छिछले, वही छिछले का मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम गहराई के छिछले सागर व द्वीप।
यानी कि छिछले सागर और द्वीप में भी जो अपने पास में प्रवाल भित्तियों का विकास होता है, यानी प्रवाल विकास के लिए बड़े बड़े अंतर सागरीय चबूतरे और उन पर उठे हुए द्वीप और ज्वालामुखी द्वीप होते हैं। यानी जो छिछले जो सागर हैं इनमें उठे हुए क्या होंगे, अंतर सागरों में यानी सागरों के मध्य में उठे हुए चबूतरे होंगे, द्वीपीय भाग पाए जाएंगे, कटक पाए जाएंगे और साथ में ज्वालामुखी द्वीप वहाँ पर पाए जाएंगे। तो वो ज्वालामुखी द्वीप हैं वो प्रवालों के लिए आधार का काम करते हैं, बेस का काम करते हैं। वहाँ पर वो विकसित होने के लिए अनुकूल एक दशाएं उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए जो छिछले सागर और अपने पास में द्वीप हैं वहाँ पर प्रवाल भित्तियों का विकास होता है। वो गहराई अपने पास में 30 मीटर से लेकर 80 मीटर वाले जो सागर या द्वीप या तटीय जो भाग होते हैं वो छिछले सागरों की श्रेणी में जिनको ऊपर रख सकते हैं। यानी इतनी गहराई के पास में, इतनी गहराई के आसपास में जो है प्रवाल भित्तियों का विकास होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो हैं धाराएं और लहरें। धाराएं व लहरें यानी कि जो अपने समुद्र की जो गर्म धाराएं हैं, समुद्रों की जो गर्म धाराएं हैं और मंद समीर के प्रभाव से लहरें चलती हैं, उस तट की ओर प्रवालों का विकास निरंतर होता रहता है। यानी कि जिधर अपने पास में समुद्रों में से जो गर्म जल धाराएं होती हैं और मंद समीर यानी कि हवा कैसी मंद समीर जो चलती हैं उसकी वजह से समुद्रों के तटों पर, द्वीपों के तटों पर, उछले अपने अंतर सागरीय चबूतरों पर प्रवाल भित्तियों का विकास होता है। क्योंकि इन छिछले सागरों में और वहाँ पर जो है अपने पास में जो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, तापमान और जो सहयोगी जो वनस्पति हैं, कौन सी, सिम्बियोसिस, सहयोगी वनस्पति कौन सी है, सिम्बियोसिस नामक वनस्पति हैं, वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इस वजह से जो अपने पास में समुद्री धाराएं हैं, लहरें हैं, जिनमें मंद समीर हैं, इनकी वजह से अनुकूल जलवायु दशाएं उपलब्ध होने की वजह से ऐसे क्षेत्रों में जो है प्रवाल भित्तियों का विकास होता है। इसके अलावा अपने पास में अगला जो प्रवाल भित्तियों के जो विकास के लिए अनुकूल जो दशाएं हैं वह है पवन की दिशा। यानी कि पवन की दिशा यानी कि जिन अपने पास में महासागरों में प्रवाल भित्तियों का विकास होता है वहाँ पर व्यापारिक पवनें चलती हैं। यानी कि जिन तटीय इलाकों में जो है प्रवाल भित्तियों का जो विकास हो रहा है, प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पर व्यापारिक पवनें चलती हैं। इसके अलावा जैसे अपने पश्चिमी जो भाग होते हैं महाद्वीपों के, वहाँ पर जो स्थल से जल की ओर चलने वाले जो अपनी पश्चिमी जो हवाएं हैं वो जल जो अपने महासागरों का जो पश्चिमी जो तट हैं उसको भाग को ठंडा कर देती हैं। यानी महाद्वीपों का जो पश्चिमी जो तटीय भाग हैं उसको क्या कर देती हैं, ठंडा कर देती हैं। इसी प्रकार अपने महासागरीय ग्लोब परिसंचरण के अनुसार भी जो पश्चिम से अपनी हवाएं चलती हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे को ठंडा शीतल करने का काम करती हैं। इस वजह से वहाँ का तापमान कम हो जाता है और तापमान कम होने की वजह से वहाँ पर प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं हो पाता है। इस अतः अपन कह सकते हैं कि प्रवाल भित्तियों का विकास अपने अर्ध उष्ण कटिबंधीय भागों में होता है, जहाँ पर अपने पास में प्रचुर मात्रा में टेम्परेचर, तापमान, ऑक्सीजन और कैल्शियम कार्बोनेट और सिम्बियोसिस नामक वनस्पति जहाँ पर पाई जाती है। इसीलिए विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्तिय जो ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में ही स्थित है, न कि पश्चिमी भाग में। उसके बाद में जो अपने पास में पवन की दिशा के बाद में जो अगला है वह है खुले सागर। खुले महासागरों में या खुले सागरों में, यहाँ पर खुले सागरों और महासागरों की अपन बात करते हैं तो ऐसे सागर
जो अपने पास में पहले अपन खुले सागरों से अपोजिट अपन बात करें कि ऐसे सागर जो अपने पास में बंद हैं, बंद का मीन्स यहाँ हो जाएगा कि जैसे ये सागर हैं और ये लगभग भूभाग से गिरा हुआ है, ये अपने पास में क्या सागर हैं, तो भूभाग से गिरे होने की वजह से यहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होने की वजह से इसका जल कैसा रहेगा, खारा पाया जाएगा। जबकि खुले सागरों में महासागरों का जल मीठा होता है, साफ और स्वच्छ होता है। साथ ही ये जो खुले सागरों में जब प्रवाल भित्तियों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है तो जिस तरफ से खुला है, जिस तरफ से छिछला स्तर पाया जाता है उस तरफ लगातार प्रवाल भित्तियों का विकास होता ही रहता है। तो इसलिए जो अपने पास में खुले महासागर हैं, खुले सागर हैं, वहां पर भी प्रवाल भित्तियों का विकास होता है। तो ये अपने पास में 10 ऐसे अनुकूल दशाएं थी जहां पर प्रवाल भित्तियों का विकास होता है, जिसमें प्रवाल कीड़ा या मूंगा पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। इनकी जो उत्पत्ति या संरचना के बारे में, जो प्रवाल भित्तियों की जो संरचना है उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।